जो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछली कक्षा लेक्चर में जो हमने बताया था बाउ नियम के बारे में, उसमें कुछ हमने सवाल दिया था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए दिया था। उसमें सोडियम से लेकर कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए दिया था। और जो भी विन्यास बनेगा, हम पहले इसके भी पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि सभी बच्चे और बच्चियाँ लगभग 50 एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद कर लो, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर याद रहेगा तो भी विन्यास बन पाएगा। तो बाउ नियम के अनुसार हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था, उसी के अनुसार 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको समझ में आ गया, जो भी डाउट्स है हमसे पूछो, ग्रुप में मैसेज डालो, तुम उसको पूछो हमसे, हम हर सवाल का जवाब बताएंगे। लेकिन पहले उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद से तब क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। उसी के अगली कड़ी में कुछ अपवाद हैं, बाउ नियम के बारे में कुछ अपवाद हैं। जैसे कुछ तत्व हैं, क्रोमियम है और कॉपर है, इसका विन्यास बाउ नियम के अनुसार नहीं होता है। जैसे इसका सेल में जो विन्यास है, उस सेल में विन्यास है, उसी का अपवाद है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और इसका विन्यास 2 8 12 2 होता है। बाउ नियम के अनुसार इसका उपकोष में विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 होना चाहिए। लेकिन यह एक अपवाद है, इसमें इसका अपवाद का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में होता है 2 8 13 1 होता है। इसके पीछे लॉजिक है। इसमें जो दो तरह का है, पैरामैग्नेटिज्म, एक डाईमैग्नेटिज्म। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यह पैरामैग्नेटिज्म ये शो करता है, हाफ फील्ड थ्योरी के अनुसार इसका ये अपवाद शो करता है कि इसमें जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं, उसमें एक एक करके 5 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भर जाए, उसमें इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए क्रोमियम में अपवाद पाया जाता है। और इसका विन्यास 2 8। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3d5 4s1 होता है। यानी लास्ट कक्षा में जो s में से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर 3d5 में आ जाता है। अब 3d5 में बच्चों यहाँ पर जो इसका ये ऑर्बिटल है, इसमें ये 5 ऑर्बिटल हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये 5 भरा। पाँचों ऑर्बिटल क्या हैं? dxy dxz dyz dx² y² और dz²। 5 ऑर्बिटल हैं। तो पाँचों ऑर्बिटल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर उसमें एक भी खाली रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होता है। यानी स्कैंडियम से लेकर और यहाँ तक आते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी इस क्रोमियम का जो अपवाद है इसमें सबसे अधिक होता है। इसीलिए क्रोमियम में के नॉर्मल विन्यास में d4 इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण ही 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर 3d5 में आ जाता है और इसकी स्टेबिलिटी हाफ फील्ड थ्योरी के अनुसार होता है, इसीलिए अपवाद प्रदर्शित करता है। सेम उसी तरीके से हम कॉपर के बारे में आते हैं। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका नॉर्मल जो विन्यास होता है सेल में 2 8 17 2 होता है। उपकोष में जो विन्यास होता है बाउ नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। लेकिन इसमें डी में 9 इलेक्ट्रॉन हैं। यह भी फुल फील्ड थ्योरी, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन उसमें भर जाए तो ज़्यादा स्थायित्व होगा, इसलिए बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर 3d वाले में आ जाता है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जो इसका अपवाद है 2 8 18 1। इसका जो विन्यास है 1s2 2s2 2p6। अब इसमें क्या है 3s2 3p6 3d10 और तब 4s1 होता है। यानी बाहर की कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर पहली वाली कक्षा में आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये फुल फील्ड थ्योरी, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए ये डी ऑर्बिटल को बनाया जाए 1 2 3 4, तो यह एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई। तो जब ये पूरा भरा होता है तो ये क्या होता है? डाईमैग्नेटिज्म हो गया। अब इसमें अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिज्म हो गया। तो ये हाफ फील्ड थ्योरी और फुल फील्ड थ्योरी के अनुसार ही ये अपने को एक्सेप्शन, ये अपवाद प्रदर्शित करता है क्रोमियम और कॉपर। अब बच्चों इसके जस्ट आगे हम बताते हैं कि
एनायन होते हैं। एनायन कैसे होते हैं? एनायन या केटाइंस, यानी आयंस कैसे बनते हैं? जब कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो केटायन बनाता है, और कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनायन बनाता है। पिछले टॉपिक में हमने ये बता चुका है कि जब केटायन बनाएगा तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाएगा, और जब एनायन बनाएगा तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। इसी के तर्ज पर अगर देखा जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? बहुत अच्छा, 11 होता है। वेरी गुड। देखो, याद करोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। और जब देखोगे ही नहीं मैसेज, कोई वीडियो मेरा देखोगे ही नहीं तो कैसे समझ में आ पाएगा? तो 11 है। 11 का जो विन्यास है 2 8 1 होता है, लेकिन सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो नियान जैसे हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, और 11 में से 1 घट गया तो 10 हो जाएगा, और इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो एक केटायन बनाया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। सेम वैसे ही अगर Cl है तो Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ? 17 होता है। वेरी गुड। देखो बच्चों, पढ़ोगे तो केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ोगे तो सब लोग समझदार अच्छे बनोगे, और नहीं तो देखो लॉकडाउन में समय देना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तभी जाकर आगे बढ़ोगे। तो 17 होता है। 17 में क्या है? इसका विन्यास 2 8 7 होता है। अब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर ले तो Cl माइनस हो जाएगा, यानी इसकी स्थिति आर्गन जैसी हो जाएगी। तो जब ये Cl माइनस हुआ तो 17 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 18, और 18 का विन्यास क्या हो गया? 2 8 8 हुआ। ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर का सबसे जो लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वह है हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसे हुंड्स रूल भी कहते हैं। हाई स्कूल में तुम पढ़े होगे। हुंड्स रूल के अनुसार है कि मैक्सिमम स्प्रेडिंग एंड मिनिमम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स कॉल्ड हुंड्स रूल। जैसे ऑर्बिटल क्या क्या है? ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। एफ ऑर्बिटल, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हुंड्स रूल के अनुसार एक नियम है कि किसी भी उपकोष, किसी परमाणु के उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं। कोई भी एटम होगा, हाइड्रोजन से लेकर और 118वां तत्व जो है उसमें किसी परमाणु के उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं तथा यथासंभव अयुग्मित रहते हैं अनपेयर अवस्था में। यानी पहले जब ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और उसकी स्पिन की दिशा एकदम एक समान होगा। ये नहीं कि उसका स्पिन ऊपर नीचे होगा, एक दिशा में होगा। यानी जो अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की दिशाएं समान होंगी, चाहे एस ऑर्बिटल हो। अब एस ऑर्बिटल में देखो, एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बताओ? 2। बहुत अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तुमको देखो जब क्वांटम संख्या बता रहे थे उसमें बताया गया था कि स्पिन क्वांटम नंबर, जब उसका स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो उसका मान +12, और जब स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसका क्या होगा? मान -12 होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दिए हैं कि p उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो p उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन? px, py, pz। वेरी गुड। 3 ऑर्बिटल होते हैं, और तीनों इस ऑर्बिटलों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डम्बल शेप, डमरू के आकार का होता है। डमरू कहीं देखे हो? बहुत अच्छा, शंकर जी का डमरू बताए थे उस दिन हमने लेक्चर लिया था, तो बताया था कि ये शंकर जी के त्रिशूल में जो डमरू लगा होता है उसी डम्बल शेप का होता है। तो ये 3 है, px, py, pz। अब p में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, p1, p2, p3, p4, p5, p6। तो ये 3 ऑर्बिटल बने। तो p1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 भरा क्लॉकवाइज, p2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा px में
भरा, फिर py में भरा, p3 p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो px py pz में एक एक करके भर गया। इसकी स्पिन की दिशाएं भी समान हैं। अब जब p4 में जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो px में वह पेयरिंग हो गया, मिनिमम पेयरिंग। p5 है तो px में भी पेयरिंग हो गया, py में भी पेयरिंग हो गया, और p6 में ये लास्ट में pz वाले में भी पेयरिंग हो गया। तो ये होन्स रूल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। इसी के अनुसार हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्राप्त करते हैं कि किसी भी परमाणु में, आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे जैसे डी उपकोष है तो डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ, कोई बताए लड़का? बहुत अच्छा, देखो बच्चियां भी बहुत अच्छे से बता रही हैं और बच्चे भी बता रहे हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कोई बताएगा उस ऑर्बिटलों का नाम क्या है? पिछली बार हम बताए थे, ऑर्बिटल पढ़ा रहे थे, तो कोई लड़का बताए? नहीं बता पाए। देखो पढ़ोगे तब सब समझ में आएगा। 5 ऑर्बिटल है, dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर इन वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल है। ये डबल डम्बल शेप होता है। तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे और फिर उसके बाद से पाँचों इलेक्ट्रॉन का फिर पेयरिंग होगा धीरे धीरे, तब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरह से एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल हैं, उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन एक एक करके क्लॉकवाइज में भरेगा और फिर जो उसके 7 के बाद जब 8वां से शुरू होगा तो एक एक करके पेयरिंग होगा। ठीक है, अब उसमें जो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यस का जो मान है वो +½ -½ इसी तरीके से पी ब्लॉक में वो पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में होता है। अब बच्चों जस्ट इसके बाद से इस चैप्टर में कुछ बातें बताते हैं कि तुम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे किसी परमाणु में निकालोगे। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बच्चों ये लास्ट में जो बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के बारे में कि इस चैप्टर में ये पूछा जाता है कि किसी भी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बताएंगे। तो उसी के बारे में बताते हैं। 3-4 क्वेश्चन हम बताते हैं, कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं कि इसको सॉल्व करना घर पर, प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएगा। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसका विन्यास अपवाद में अब हम लोग जानेंगे 2, 8, 13 1 होता है, यानी डी में 5 हो गया और यस में कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। ठीक है, अब इसमें क्रोमियम +2 हो गया तो 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी 24 - 2 = 22। ध्यान देने की ये बात है कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि 22 का विन्यास बना देते हैं, 2, 8, 10, 2 बना देते हैं और हो जाता है गलत, क्योंकि बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन 13 में से निकल गया, अर्थात इसका विन्यास 2, 8, 12 बनाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो बच्चा समझेगा वो विन्यास अच्छे से बना लेगा। नहीं तो जब 22 का विन्यास 2, 8, 10, 2 बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 8, 12, 2 हुआ और 2, 8, 12, 2 का विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4 होगा। क्यों? क्योंकि 4s1 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 3d5 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब d में कितना हुआ? 4। तो यहाँ पर हम d ऑर्बिटल बनाएंगे। d ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का ये तरीका है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उत्तर 2 होगा, 3 होगा तो उत्तर 3 होगा, 4 होगा तो उत्तर 4 होगा, 5 होगा तो उत्तर 5 होगा, क्योंकि वह अयुग्मित है। लेकिन जब 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो यह पेयर हो गया, तो कितना बचा? 4, तो उत्तर 4 होगा। अगर 2 पेयर हो गया तब कितना उत्तर होगा? 3, क्योंकि 3 अनपेयर है। अगर ये 3 भर गया तब उत्तर क्या होगा? 2, क्योंकि 2 अनपेयर है। और जब यह भी चौथे तक भर जाएगा तो 1 खाली होगा, तब अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, और जब पूरा भर जाएगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। समझ में आया? तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। ठीक है। अब इसके बाद से क्रोमियम +3 है, तो 24 में से 3 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। लेकिन 21 का विन्यास 2, 8, 9, 2 नहीं बनाएंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत। अब क्या है कि अब इस 12 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2, 8, 11 हो जाएगा। 2, 8, 11। और जब उपकोष में विन्यास बनाएंगे तो 3d4 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d3 हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d3। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3। जब इसका हम ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, बस इसको समझना पड़ेगा, विन्यास बनाना। अब आयरन देखो, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। ठीक है। अब 26 का विन्यास क्या होगा? 2, 8, 14, 2 होगा। अब इसमें 2, 8, 14, 2 का जब विन्यास बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2 हो जाएगा। अब F में जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 26 में से 2 निकल गया तो क्या हो जाएगा? 24। तो ये नहीं करेंगे कि 24 का विन्यास बना देंगे, 2, 8, 13, 1, गलत हो जाएगा। अब तुम बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2, 8, 14 हो जाएगा। तो 2, 8, 14 का ये हो जाएगा 2, 8, 14, यानी यस में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। तब इसका विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6। डी में क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसका ये ऑर्बिटल जब बनाएंगे यहाँ पर, तो देखो अभी हमने बताया कि यहाँ 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 भरे, 3 भरे, 4 भरे, 5, 6 में हमने बताया कि पेयर हो गया। तो अनपेयर कितना है? 4। तो उत्तर क्या हुआ? 4। समझ गए? इसका आंसर तब बताएंगे कि होगा 4, यानी जो पेयर हो जाएगा उसको छोड़ देते हैं और जो अनपेयर होता है उसको काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ देखो Fe+3 है, यानी 26 में से 3 निकल गया, 23 हो गया। और 23 का विन्यास क्या होगा? 2, 8, 13 होगा। 2, 8, 13 होगा। अब क्या होगा? डी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d5 हो जाएगा, यानी इसमें का विन्यास बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। अब जब डी ऑर्बिटल हम यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ऑर्बिटल हमने बनाया, तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इस डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे हैं और अयुग्मित अवस्था में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो जाएगा। समझ में आया? पहले में देखो 4 आया, लेकिन इसमें क्या हो गया? 5, क्योंकि अनपेयर है। इसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन है तुमको हम जब दे रहे हैं घर पर लगाने के लिए, ये तुमको इसमें 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये Mn+2 का है, Mn+4 का है, कॉपर+2, कॉपर+1, कोबाल्ट+2, निकिल+2, ये तुमको घर से करना है। ठीक है। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है।